Next, we are going to discuss about the means of spread of the diseases. Diseases फैलती कैसे हैं, उनको spread कौन करता है या वो spread कैसे होती हैं. इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी. मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. Communicable diseases can be transmitted from unhealthy person or infected person to healthy person or unaffected person by the following modes of transmission of the diseases. अब communicable, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि communicable diseases का मतलब क्या होता है? Those diseases which can be transmitted from unhealthy person to healthy person. तो यहाँ पे दो वेज हो सकते हैं जिनके कारण वो ट्रांसमिट होती है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. फर्स्ट इज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन. Direct transmission. This type of transmission includes the transmission of the diseases from an infected person to healthy person directly without any intermediate agent. तो यानी कि एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ये ट्रांसमिट होती हैं बिना किसी मीडियम के द्वारा, यानी कि कंटैक्ट के साथ फैल सकती हैं, किस के साथ फैल सकती हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे फैल सकती हैं. तो इन डिजीजेस को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ट्रांसमिटेबल डिजीजेस. इट अकर्स इन फॉलोइंग वेज, दैट इज बाय डायरेक्ट कंटैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, दैट इज बाय हैंडशेक, बाय माउथ टू माउथ किसिंग, sexual act like smallpox, chickenpox, etc. तो ये डिजीजेस डायरेक्टली फैलती हैं फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. सेकंड इज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. मान लीजिए कि एक अनहेल्दी पर्सन ने कफिंग की या स्नीजिंग की या उसने थूक फेंका, स्पिटिंग की, तो वो हेल्दी पर्सन तक अगर पहुंच रहा है, कफिंग के टाइम पे ड्रॉपलेट्स पहुंच रहे हैं या स्नीजिंग के टाइम पे ड्रॉपलेट्स पहुंच रहे हैं या स्पीटिंग के टाइम पे ड्रॉपलेट्स पहुंच रहे हैं, तो वो उस मेथड को क्या बोलते हैं? हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. लाइक कौन कौन सी डिजीजेस ऐसे फैल सकती हैं? लाइक निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड और बहुत सारी डिजीजेस हैं. कंटैक्ट विद सॉइल. सॉइल के कंटैक्ट आने से एक हेल्दी पर्सन ने, एक अनहेल्दी पर्सन ने कोई यूरिन या फीकल मैटर जिस सॉइल में छोड़ा, तो उसी सॉइल को टच किया हेल्दी पर्सन ने, तो वहां से बैक्टीरिया की सिस्ट कैसे ट्रांसफर हो सकती है टू दी हेल्दी पर्सन. सिस्ट का मतलब क्या होता है? जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अनडिजायरेबल या अनलिवेबल कंडीशंस मिलती हैं तो अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं. तो सिस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड microorganism during unfavorable conditions. तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस वो क्या करते हैं? अपने आसपास एक कवरिंग बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिस्ट. तो टेटनस इसी प्रकार से सॉइल के द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है, बैक्टीरिया की सिस्ट बन जाती है. नेक्स्ट इज द एनिमल बाइट. एनिमल बाइट, जैसे कोई अनहेल्दी पर्सन को बाइट कर रहा है और वही एनिमल हेल्दी पर्सन को बाइट कर रहा है, लाइक रैबिस. तो रैबिस कहां से फैलती है? फ्रॉम द डॉग्स. और वायरसेस, दे मे बी ट्रांसमिटेड बाय द वेक्टर्स और कैरियर्स. Transplacental transmission, that is from mother to the offspring, like AIDS, syphilis or gonorrhea. Second is the indirect transmission, जहां पे indirectly transmit होती है when the pathogens are transmitted through some intermediate agent. यानी कि यहां पे कोई ना कोई intermediate agent जरूर चाहिए होगा, क्योंकि एक साइकिल होता है, वो साइकिल उसको इंटरमीडिएट होस्ट में भी पूरा करना पड़ेगा, या उस इंटरमीडिएट होस्ट को क्या बोल सकते हैं? हम वेक्टर बोल सकते हैं. अब जैसे साइकिल होता है प्लाज्मोडियम का,
प्लाज्मोडियम क्या कोज करता है हमें? मलेरिया। तो मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है दैट इज कंप्लीटेड इन 2 होस्ट। तो उसके 2 होस्ट होते हैं, एक तो होता है ह्यूमंस और एक होता है फीमेल एनाफ्लिस मस्कीटो। तो यहाँ पे एनाफ्लिस मस्कीटो जरूरत है उसकी अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, यानी कि प्लाज्मोडियम डायरेक्टली ह्यूमंस तक नहीं पहुंच सकता कभी भी। तो यानी कि उसको ट्रांसमिट करने के लिए क्या चाहिए? फीमेल एनाफ्लिस मस्कीटो चाहिए। It occurs in the following ways: vector borne diseases like malaria, वही एग्जांपल आ गई, हम डिटेल में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो मलेरिया को कौन ट्रांसमिट करता है? फीमेल एनाफ्लिस मस्कीटो। या स्लीपिंग सिकनेस, ये डिजीज कौन कॉज करता है? सी फ्लाई। व्हीकल बॉर्न का मतलब क्या होता है कि फूड के द्वारा या वाटर के द्वारा ही ये डिजीजेस फैल सकती हैं। तो कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर के द्वारा फैलने वाली डिजीजेस को क्या बोलते हैं हम? व्हीकल बॉर्न डिजीजेस लाइक कॉलेरा, डिजेंट्री एक्सेट्रा। एयरबॉर्न, जो हवा के कंटेक्ट से फैलती हैं, एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन तक फैलती हैं थ्रू द एयर, लाइक इन्फ्लुएंजा, एपिडेमिक थाइमस एक्सेट्रा। फॉर्माइट बॉर्न्स, फॉर्माइट मतलब जो थूक के द्वारा ही फैल सकती हैं, जैसे आर्टिकल्स वगैरह कंटेमिनेट होके एक यूज करता है अनहेल्दी पर्सन का, तो वहां पे फैल सकती हैं, ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स और हैंकरचीफ्स और पेन्स और पेंसिल्स। अनक्लीन हैंड्स, जब कोई पर्सन हैंडशेक करता है या फिर आर्टिकल्स को छूता है अनक्लीन हैंड से, तो ये डिजीजेस तब फैलती हैं, लाइक एस्कैरियासिस और एंटीरोबायासिस। तो ये क्या है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन? स्प्रेड कैसे होती हैं, ट्रांसमिट कैसे होती हैं डिजीजेस फ्रॉम द अनहेल्दी पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट, मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीजेस। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि हमें डिजीजेस के बारे में पता कैसे चलता है कि किसी पर्सन को डिजीज हो गई। तो यानी कि कुछ साइंस या सिम्टम्स होते हैं जिनके द्वारा हमें पता चलता है। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीजेस आल्सो नोन एज डिजीज सिम्टम्स। Diseases are characterized by interference in the normal functioning of the body, leading to impairment of health. जैसे हम बार बार पढ़ रहे हैं कि डिजीजेस का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस, हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के अंदर इंटरफेरेंस हो गई और हमारी बॉडी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करना शुरू कर देती है। हमारी हेल्थ क्या हो जाती है? इंपेयर हो जाती है, मतलब रिकवर जल्दी जल्दी नहीं कर पाती, और उनको क्या बोलते हैं हम? डिजीजेस। These diseases show certain abnormal changes in the functioning or the appearance of one or more symptoms of the body called disease symptom. जब कोई बीमारी होती है तो बीमारी के टाइम पे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनती हैं। डेफिनेटली वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस अपना कोई ना कोई फिनोटाइप तो शो करेंगी ही, कोई ना कोई फिनोटाइप तो शो करेंगी। तो डेफिनेटली वो फिनोटाइप हमें सिम्टम या साइन की फॉर्म में विजिबल हो जाता है। सो वहां से पता चलता है कि हमें कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई डिसऑर्डर हो चुका है। लाइक हेडेक, अगर हेडेक हो रहा है तो कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई ना कोई बीमारी का ये क्या है? सिम्टम है। कफिंग, लूज मोशंस, वूंड विद पस, अगर कोई कट लग गया और वहां पे पस सेल्स सिक्रीट हो रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई वहां पे पैथोजन अटैक हो रहा है। They do not indicate exact type of disease, so there is laboratory testing to exactly find the cause of disease. जो भी सिम्टम्स होते हैं वो प्रॉपर एक डिजीज को डिपिक्ट नहीं करते। अब जैसे हेडेक है, हो सकता है कि हेडेक का कारण क्या हो? हेक्टिक स्केड्यूल हो कि पर्सन ने रेस्ट नहीं लिया प्रॉपर, या टेंशन है उसको, या कोई भी पर्टिकुलर टाइप की उसको बीमारी हो सकती है जिसके कारण वो रेस्टलेस हो चुके हैं। तो हेडेक एक जर्नल सिम्टम है, ये स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। द डिजीज सिम्टम्स आर ऑफ 2 टाइप्स: organ specific and tissue specific manifestations
एंड कॉमन मैनिफेस्टेशंस। तो कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं स्पेसिफिक और कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं जनरल या कॉमन। अब स्पेसिफिक सिम्टम्स हमें डिपिक्ट कर देते हैं कि बीमारी कौन सी हो सकती है। मान लीजिए कि येलो आईज है किसी पर्सन की, तो डेफिनेटली वी कैन प्रेडिक्ट दैट द पर्सन मे हैव जॉन्डिस। उसको पीलिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। तो येलो आईज इज अ स्पेसिफिक सिम्टम। वाइल कोल्ड है या फिर हेडेक हो रहा है या फिर फीवर है, तो ये सारे क्या हैं जर्नल सिम्टम्स हैं। इनको देख के हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बीमारी क्या है। क्लियर? नेक्स्ट, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। These symptoms depend on the target organ which the microbes get its entry into। तो ये माइक्रोब्स सिर्फ एक पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन के ऊपर ही अटैक करते हैं। तो हम टारगेट ऑर्गन कौन सा अटैक हो चुका है उसको देख के हम बता सकते हैं कि डिजीज कौन सी है। लाइक अगर कफिंग हो रही है या ब्रेथलेसनेस हो रही है या चेस्ट पेन हो रहा है या ट्यूबरक्लोसिस हो गई, तो these are related with lungs. So we can say the lungs are affected during coughing or breathlessness or chest pain or tuberculosis. Similarly, yellowing of skin and eyes, as in hepatitis, is a infection of the target organ, that is the liver. Headache, vomiting, unconsciousness, तो यहाँ पे कोई ना कोई ब्रेन रिलेटेड डिजीज या डिसऑर्डर हुआ है। Inflammation of the nasal mucosa leading to sneezing, coughing, fever. So यहाँ पे टारगेट ऑर्गन कौन सा हो गया नेजल चैम्बर। तो ये टारगेट ऑर्गन्स हमें पता चल जाते हैं कोई ना कोई पर्टिकुलर सिम्टम दिखने के कारण। नेक्स्ट इज द कॉमन मैनिफेस्टेशंस। जस्ट होल्ड ऑन। So next is the common manifestations, that is the general manifestations, general symptoms we can say. These are observed in a number of diseases. तो ऐसे symptom अलग अलग तरह के diseases में दिख सकते हैं and generally occurs due to activation of the immune cells in response to infection agents. कोई ना कोई infectious agent जब एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स क्या हो जाते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इम्यून सेल्स कोई ना कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिनके कारण जर्नल सिम्टम्स अराइज हो सकते हैं। These immune cells either produce antibodies or actually attack the and kill the disease causing microbes। तो वो इम्यून सेल्स क्या करते हैं कोई ना कोई एंटीबायोटिक बनाते हैं या एंटीबायोटिक बना के डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को किल करते हैं। तो वो एंटीबायोटिक क्या शो कर सकता है कुछ ना कुछ जर्नल सिम्टम्स शो कर सकता है। दिस इज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया। तो जो भी अफेक्टेड एरिया होगा वहां पे बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, मतलब इन्फ्लेमेशन, बर्निंग सेंसेशन, और वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स इचिंग, इचिंग हो सकती है। कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया, तो वो एरिया क्या हो सकता है इन्फेक्टेड एरिया रेड हो सकता है। स्वेलिंग हो सकती है उस ऑर्गन की, उस टारगेट ऑर्गन की। फीवर, ये क्या हो गया एक जर्नल सिम्टम हो गया। इंक्रीज इन द परमिएबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज ऑफ दैट एरिया, तो वहां पे जो ब्लड कैपिलरीज है उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जिनके कारण स्वेलिंग आने के चांसेस होते हैं। तो ये थे हमारे कॉमन मैनिफेस्टेशन यानी कि कॉमन सिम्टम्स विच डू नॉट डिपिक्ट एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज। सिवियरिटी और रिस्पॉन्स ऑफ द डिजीज मैनिफेस्टेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो जो हमारे सिम्टम्स हैं उनकी जो सिवियरिटी है यानी कि वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स। हमारी बॉडी के अंदर अगर माइक्रोब्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो डेफिनेटली सिम्टम क्या दिखेगा हमें ज्यादा
प्रोमिनेंट दिखेगा. इफ फ्यू देन डिजीज में बी माइनर. अगर थोड़े से माइक्रोब्स हैं तो डिजीज अभी माइनर है, अननोटिसेबल है. बट माइक्रोऑर्गेनिजम्स इफ हाई दे मे बिकम नोटिसेबल. तो नंबर ऑफ माइक्रोब्स पे डिपेंड करता है कि हमें सिम्टम दिखेगा या नहीं दिखेगा. इनवेजिवनेस, वेदर दे हैव रीच द टारगेट सेल और नॉट. अब जैसे प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम इंजेक्ट होने के बाद बॉडी के अंदर लिवर सेल्स के अंदर प्रोलिफरेट करता है. तो वो लिवर सेल तक पहुंच चुका या नहीं पहुंचा. अगर पहुंच गया तो उसके बाद वो मल्टीप्लाई करके अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करके सिम्टम शो करेगा. लेकिन अगर प्लाज्मोडियम अभी तक लिवर सेल्स तक नहीं पहुंचा तो डेफिनेटली वो अपने सिम्टम्स शो नहीं करेगा. टॉक्सिजेनिसिटी, दैट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिक्स so as to produce some unwanted undesirable symptoms. तो जब टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनती हैं माइक्रोब्स के द्वारा तब हमें सिम्टम दिखने शुरू होते हैं. अगर उसने अभी टॉक्सिन बनाना शुरू ही नहीं किया तो डेफिनेटली उसके सिम्टम भी नहीं दिखेंगे. फॉर एग्जांपल एड्स, जो एड्स वायरस है दैट एंटर्स इनटू द बॉडी, एंटर्स द बॉडी, और उसके जो फर्स्ट सिम्टम्स है वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 ईयर्स आफ्टर दिखने शुरू होते हैं आफ्टर द इन्फेक्शन. तो सोच के देखिए, एड्स वायरस इट मींस तब तक अपने टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाता ही नहीं. तो डेफिनेटली वो अपनी सिवियरिटी या अपना जो सिम्टम्स है वो कैसे शो करेगा, वो सिर्फ तब शो करेगा जब टॉक्सिक सब्सटेंसेस बननी शुरू होंगी. So this was all about the symptoms as well as epidemiology. In next lecture, we would be discussing about the prophylaxis, that is prevention from diseases. हम diseases से किस तरह protect कर सकते हैं अपने आप को. Till then, thank you and have a nice day. Bye bye.